Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and viewers. Welcome to the second half of today lecture. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं मेक लेयर या डेटा लिंक लेयर ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। सो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। लेट अस talk about the next topic, and that is the need for designing special मोबाइल एड हॉक नेटवर्क प्रोटोकॉल। यानी हमें नए प्रोटोकॉल्स फॉर द मैक लेयर ऑफ मानेट डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों है। आपको पता होगा जो हमारे पास पॉपुलर मैक स्कीम या प्रोटोकॉल है जिसको हम CSMA कहते हैं, या कैरियर सिंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, या उसके जो अदर वेरिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल CSMA CD और CSMA CA, उनको हम डायरेक्टली क्यों यूज़ नहीं करते इन मानेट। सो फर्स्ट रीज़न, एज यू नो, CSMA प्रोटोकॉल या CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन CD प्रोटोकॉल, दे वर डेवलप्ड डिज़ाइंड फॉर वाइड नेटवर्क, और उसको आप डायरेक्टली इन इट्स करंट फॉर्म वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब CSMA CA का मैकेनिज़्म किस तरह का है, हाउ इट यूजेस द चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। हियर इन CSMA CD स्कीम्स, जो ट्रांसमिटिंग नोड हैं डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले मीडियम को सेंस करेगा। ये मीडियम को सेंस क्यों करता है? ताकि चेक कर सके कि क्या मीडियम अवेलेबल है, आइडल है, या वो बिजी है, कोई और उसको यूज़ कर रहा है। तो अगर तो उस टाइम पे कोई और नोड उस चैनल को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ द मीडियम इज़ बिजी, सो इन दैट केस दिस नोड विल डिफर इट्स ट्रांसमिशन। ये अपनी ट्रांसमिशन को डिले करेगा। क्यों? अगर ये अपनी ट्रांसमिशन जारी रखेगा तो कोलिजन अगर होगा, कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए डिफर्स इट्स ट्रांसमिशन। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर मीडियम को सेंस करते वक्त मीडियम आइडल था, कोई और नोड उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो उस केस में ये नोड जो है इट विल बिगिन्स टू ट्रांसमिट इट्स डेटा, और साथ में ये मीडियम को सेंस भी करता रहेगा कंटिन्यूअसली। इन दिस मैकेनिज्म we prevent collision at the medium at the sender side। किस तरह कि जब भी सेंडर या कोई भी नोड डेटा सेंड करने जाता है तो सेंड करने से पहले मीडियम को सेंस करो। अगर आइडल है तब ट्रांसमिशन करो, अगर मीडियम बिजी है ट्रांसमिशन को डिफर करो। इन दिस वे यू कैन प्रिवेंट कोलिजन। हाउएवर, दिस टेक्निक कैन नॉट प्रिवेंट कोलिजन to occur at the receiving nodes पे still collision occur होने के chances हैं। किस तरह? Let us see. Here we have a scenario. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have three nodes, node A, node B and node C। A और B एक दूसरे के रेंज में हैं, B और C एक दूसरे के रेंज में हैं, जबकि A और C एक दूसरे के रेंज में नहीं हैं। ठीक है। अब कंसिडर करें एक सिनारियो को जहाँ पे नोड A नोड B को कुछ डेटा ट्रांसमिट करने जा रहा है। नोड C चूंकि नोड A के रेंज में नहीं है, तो नोड C कैन नॉट डिटेक्ट अ कैरियर and may therefore send data to B। हो सकता है at the same time C भी B को डेटा सेंड करे, क्योंकि उसको पता नहीं कि A भी ऑलरेडी B को डेटा सेंड कर रहा है at the same time। इस सिनारियो को हम कहते हैं hidden terminal problem। Is node A and C, they are hidden from one another, from each other, that is why it is called hidden terminal problems। अब एक दूसरे सिनारियो को कंसिडर करें, उसमें नोड B जो है वो A को कुछ डेटा ट्रांसमिट करने जा रहा है। अब C चूंकि नोड B के रेंज में है, तो C क्या करेगा? इट विल सेंस अ कैरियर, और C क्या करेगा? अपनी ट्रांसमिशन को B की वजह से वो डिफर करेगा। हाउएवर दिस
A delay in transmission by node C is not necessary because there is no way कि C की ट्रांसमिशन जो है वो A के साथ रिसीवर A के साथ कोलाइड करेगी बिकॉज दे आर नॉट इन द रेंज ऑफ ईच अदर। A C के रेंज में नहीं है, इसकी ट्रांसमिशन वहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो कोलिजन अगर नहीं होगी। लेकिन स्टिल C अपनी ट्रांसमिशन को डिफर कर रहा है क्योंकि B A के साथ कम्युनिकेशन में है। इस सिनारियो को हम कहते हैं एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम। वाई इट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड? बिकॉज जो नोड B है इट इज़ बीइंग एक्सपोज्ड टू C, बीइंग नोड B जो कि C को एक्सपोज्ड है, उसको उसके रेंज में है। इट कॉज द नोड C टू डिफर इट्स ट्रांसमिशन, और उसको डिफर करने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। तो मैक जो स्कीम्स हैं, जो ट्रेडिशनल स्कीम हैं जो कि मैक के लिए डिज़ाइन किए गए हैं CSMA, उनमें तो कोलिजन को या उसमें तो हिडन और एक्सपोज नोड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म नहीं है। हाउएवर जो स्कीम्स डिज़ाइन किए गए हैं फॉर वायरलेस और इवन फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, दे हैव द मैकेनिज्म टू डील विद द हिडन नोड प्रॉब्लम and exposed node problem. So the conclusion until now is that हमने start लिया था with the services generally we goes through the MAC layer या data link layer। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी services ये upper layers को provide करता है, and then we jump to the MAC layer issues that we need to address while designing any protocol, any solution for the mobile ad hoc network. And then we see the design objectives or design goals for the protocols at the MAC layer. क्या जब आप MAC layer के लिए कोई protocol design करते हैं, so what are the objectives that need to be keep in mind while designing your solution. फिर हमने देखा कि किस तरह जो हैं वो मैक लेयर के प्रोटोकॉल्स जो हैं उनकी नीड जो है वो हमें फील हुई फॉर द मानेट, क्योंकि उसमें जो हिडन नोड प्रॉब्लम्स है और टर्मिनल जो हिडन नोड प्रॉब्लम है और एक्सपोज नोड प्रॉब्लम है उनको हम हैंडल नहीं कर सकते इन द करंट सर्कमस्टांसेस। तो दैट इज़ वाई वी फील द नीड टू डिज़ाइन न्यू or to made changes to the existing protocol in order to be able to work in the mobile ad hoc network. अब जो प्रोटोकॉल मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के लिए अवेलेबल हैं उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। सर्टन क्राइटेरियाज आर देयर सच एज के आप देखें कि कौन डेटा ट्रांसमिशन को इनिशिएट कर रहा है, सेंडर कर रहा है या रिसीवर कर रहा है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे भी आप कर सकते हैं कि क्या ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं प्रोटोकॉल या वो रिलेटिव टाइम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। रिजर्वेशन बेस्ड पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि रिजर्वेशन बेस्ड स्कीम्स हैं या रिजर्वेशन बेस्ड नहीं हैं या कंटेंशन बेस्ड स्कीम्स हैं। सो डिफरेंट possibilities are there to categorize the existing MAC layer protocol. जो कैटेगराइजेशन हम यहाँ पे फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेट, हम एग्जिस्टिंग MAC प्रोटोकॉल को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ कॉल्ड कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल, सेकेंड वन इज़ कंटेंशन बेस्ड बट विद रिजर्वेशन मैकेनिज्म, थर्ड वन इज़ कंटेंशन बेस्ड but with scheduling mechanism, and the final one is some other protocols, MAC protocols, जो कि एक्चुअली इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में उनको हम नहीं रख सकते, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अदर MAC protocols हैं। अगर ग्राफिकली आप इस क्लासिफिकेशन को देखें, so we have 4 main categories of protocols: contention based with reservation, contention based with scheduling and other protocols. Further जो contention based protocol है उनको हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि वो सेंडर इनिशिएटेड हो सकते हैं और रिसीवर इनिशिएटेड हो सकते हैं। और फिर जो सेंडर इनिशिएटेड प्रोटोकॉल्स है दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज हमारे पास हैं कि या तो वो सिंगल चैनल हो सकते हैं या वो मल्टी चैनल प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं।
सिमिलरली जो आपके पास कंटेंशन बेस्ड रिजर्वेशन मैकेनिज्म वाले प्रोटोकॉल है उनको भी हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. The first category is synchronous protocol while the second one is asynchronous. And finally, the last 2 categories are contention based with scheduling and other MAC protocols. So we are going to explore a bit these protocols in details in the following sections. First, let us talk about the contention based protocol. अच्छा, इस क्लासिफिकेशन में एक और कैटेगरी भी है जो कि आप रख सकते हैं, एंड दैट इज़ द कंटेंशन फ्री स्कीम्स. जिस तरह आपके पास TDMA है या FDMA अप्रोच है या CDMA है, जहाँ पे हम सर्टन असाइनमेंट्स यूज़ करते हैं टू अवॉइड कंटेंशंस फॉर द चैनल. तो उन स्कीम्स को भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं, बट दे विल कम लाइक अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटेंशन फ्री स्कीम. तो यहाँ पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो कंटेंशन बेस्ड पे कर रहे हैं, ठीक है. चूँकि इसके अलावा कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल में अगर आप मेक क्लियर की ट्रेडिशनल जो कैटेगराइजेशन है वो देख लें तो वहाँ पे आपके पास 2 किस्म के प्रोटोकॉल हैं. एक को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस और एक को हम कहते हैं डायनामिक रिजर्वेशन. रैंडम एक्सेस जिस तरह आपके पास एलोहा प्रोटोकॉल है, जहाँ पे एक नोड जो है वो चैनल को एज सून एज पॉसिबल एक्सेस कर सकता है व्हेन इट इज़ रेडी फॉर एक्सेस. और इसके लिए जो अप्रोच है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन इट लीड्स टू कोलिजन क्योंकि मोर देन वन नोड कैन ट्रांसमिट एट द सेम टाइम. तो एलोहा को कहा जाता है कि दैट इज़ मोर सुटेबल फॉर लो सिस्टम लोड विद लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल सेंडर, या अगर हैं आपके पास बहुत ज़्यादा सेंडर्स हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है या जो थ्रूपुट है वो इफ़ेक्ट होती है. इसके बाद रैंडम एक्सिस में एलोहा के अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम कहते हैं स्लॉटेड एलोहा, वो भी इस कैटेगरी में हैं. जबकि जो डायनामिक कैटेगरी के प्रोटोकॉल्स हैं उनका जो मोटिव है वो यही है कि हिडन और एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. और इस कैटेगरी का जो प्रोटोकॉल है वो CSMA है एंड इट्स वेरिएंट CA एंड CD. सो जो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल हैं, जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है, सब कैटेगरी ऑफ द प्रोटोकॉल, दे एक्चुअली फॉलो अ कंटेंशन बेस पॉलिसी टू एक्सेस द चैनल. इनको कंटेंशन बेस्ड इसीलिए कहा जाता है कि चैनल को एक्सेस करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंटेंशन. यू हैव टू compete फॉर द चैनल in order to use the channel in order to access the channel. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इस कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल में कोई भी नोड किसी भी रिसोर्स को एडवांस में रिज़र्व नहीं कर सकता. और यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो हमारे पास बैंडविड्थ है. सो बैंडविड्थ रिजर्वेशन इन एडवांस बाय एनी नोड इज़ नॉट पॉसिबल इन कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल. दे डू नॉट हैव एनी बैंडविड्थ रिजर्वेशन मैकेनिज्म. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई नोड किसी रिसोर्स को एडवांस में जो है वो रिज़र्व नहीं कर सकता, सो हाउ दे विल ट्रांसमिट द डेटा, हाउ दे विल एक्सेस द चैनल. So the answer is whenever a node needs to send a packet, यानी जब इसको कोई पैकेट रिसीव होता है from the layer above it, it will start to content for accessing the channel with its neighbor node. जाहिर है जो चैनल है वो हमारे पास शेयर्ड है. हो सकता है कि नेबरहुड में कोई और नोड्स भी उस चैनल को एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे हों. सो द नोड मस्ट हैव टू compete for accessing the channel with its neighborhood nodes in order to get access to the channel and in order to transmit the packet that it has received from the layer above it. अब जब ready nodes, the nodes that are ready to transmit the data, जब चैनल को simultaneously access करते हैं तो obviously किसी एक नोड को जो है वो access दिया जाता है. Access to not is not possible to be given to all the nodes. तो जो winning node है it gain access to the channel. कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल में एक पॉइंट ये है कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को प्रोवाइड नहीं करता. इट कैन नॉट guaranteed quality of services.
किसी भी नोड को ये गारंटी नहीं मिलती कि उसको एक्सेस टू द चैनल ऑन प्रायोरिटी बेसिस वो दिया जाएगा। नो, ईच एंड एवरी नोड जो कि चैनल को एक्सेस करना चाह रहा है, दे हैव टू compete with other nodes in order to access the channel. So no guarantee of quality of service is to be provided to any node. अब चूंकि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को सपोर्ट नहीं करता, कोई गारंटी नहीं देता, तो इस वजह से ये जो प्रोटोकॉल हैं, इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम रियल टाइम ट्रैफिक के लिए या रियल टाइम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, या सेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, या मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? बिकॉज वी रिक्वायर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू बी गारंटीड फ्रॉम द सिस्टम और फ्रॉम द प्रोटोकॉल, जो कि कंटेंशन बेस्ड में पॉसिबल नहीं है। इस कैटेगरी के प्रोटोकॉल को हम फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर दोज कैटेगरीज? The first subcategory is the sender initiated, while the second category is the receiver initiated protocol. So let us see what is sender initiated protocol. As the name indicate, यहाँ पे जो पैकेट ट्रांसमिशन है उसको कौन इनिशिएट करता है? सेंडर नोड। यानी अगर किसी नोड के पास कोई डेटा है टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल, then the sender initiate the process of sending the data, of transmitting the packet. So if a node wants to send data, then it have to take the initiative of setting up the reservation, competing for the channel and then sending the data. अगर ये पॉलिसी है किसी प्रोटोकॉल में, तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंडर इनिशिएटेड प्रोटोकॉल है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स जो, या मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटोकॉल्स जो कि डेवलप किए गए हैं, दे आर एक्चुअली सेंडर इनिशिएटेड प्रोटोकॉल्स। फिर सेंडर इनिशिएटेड प्रोटोकॉल्स को भी हम फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल चैनल और एक को हम कहते हैं मल्टी चैनल प्रोटोकॉल। सिंगल चैनल प्रोटोकॉल में इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको जो बैंडविड्थ होता है, अवेलेबल बैंडविड्थ, उस बैंडविड्थ को हम डिवाइड नहीं करते अमॉन्ग द नोड्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जो नोड हैं जो कि कंटेंशन प्रोसेस को विन करता है, चैनल को एक्सेस करता है, डेटा को सेंड करता है, इट विल मेक यूज़ ऑफ द इंटायर बैंडविड्थ। यानी जो नोड डेटा को सेंड करने जा रहा है उसके लिए पूरा का पूरा बैंडविड्थ जो है वो अवेलेबल होगा। बैंडविड्थ को हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करते। द होल बैंडविड्थ इज़ मेक अवेलेबल टू द नोड दैट विन द कंटेंशन प्रोसेस and it can use the channel, the whole bandwidth as a one channel for transmission. On the other side, जो multi channel protocol है, which is the second subcategory, वहाँ पे जो available bandwidth होता है उनको हम further divide करते हैं into multiple channels. इस multi channel protocols का एक फ़ायदा ये होता है कि it enable several nodes to simultaneously transmit the data. How is that possible? Because each node will make use of a separate channel. For example, you have 100 MB bandwidth और आप जो है हर एक चैनल को 10 MB दे देते हैं. So you can serve 10 different nodes at the same time to share the same channel at the same time and transmit the data simultaneously. So that is the basic concept of multi-channel protocol. इस multi-channel protocols का एक advantage और भी है, and that is related with the dedication of a channel, of an exclusive channel for transmission of control information. As you know, हमारे पास 2 तरह की information है, एक data है, एक आपके पास control information है। तो जैसे आपके पास एक से ज़्यादा चैनल्स अवेलेबल हैं, तो आप किसी एक स्पेसिफिक चैनल को एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन। उस कंट्रोल इंफॉर्मेशन में आप नोड्स को बता सकते हैं कि आप कौन सा चैनल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं,
जब आपको चैनल रिज़र्व करने की ज़रूरत होगी या चैनल को एक्सेस करने की ज़रूरत होगी, देन यू हैव टू यूज़ ओनली द dedicated frequency channel for transmitting of the control information. The second subcategory of this protocol is the receiver initiated protocol, is opposite to the sender initiated protocol. यहाँ पे जो receiver node होता है, it is responsible for initiating the contention resolution process, the contention resolution process और protocol. यानी यहाँ पे अगर कोई नोड है और वो नोड आपके पास रिसीवर है, so the receiver node actually polls a potential transmitting node for data. और जो sending node है, अगर उसके पास कोई डेटा है इस रिसीवर नोड के लिए, तो उसको तब परमिशन मिलती है for transmission of the data if it has been polled by the receiver node. इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आपके पास लेट्स सपोज जो रिसीवर नोड है वो आपका कोई टीचर है एंड ही अलाउ वन ऑफ द स्टूडेंट टू आस्क द क्वेश्चन. सो in this case the receiver initiate the process of data transmission, and the data in this case is the question posed by the student. So receiver initiated protocols, they are actually opposite of the sender initiated protocol. Our second category of the MAC layer protocol for mobile ad hoc network, that is called contention based but with reservation mechanism. फर्स्ट कैटेगरी की ज़रा यहाँ पे भी हमारे पास कंटेंशन बेस्ड मैकेनिज्म ही यूज़ हो रहा है. हाउ एवर हेयर वी आर यूजिंग अनदर मैकेनिज्म एंड दैट इज़ कॉल्ड द रिजर्वेशन. फर्स्ट कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पे रियल टाइम ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था. ठीक है, जो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है वहाँ पे रियल टाइम ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं रखा गया, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस को गारंटी नहीं किया जा सकता. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो कैटेगरी प्रोटोकॉल्स की बनाई हैं उसको हम कहते हैं कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल विद रिजर्वेशन मैकेनिज्म. क्योंकि मानेट में हमारे पास कुछ सिनारियोस इस तरह की होंगी जिनको रियल टाइम ट्रैफिक की ज़रूरत होगी. तो रियल टाइम ट्रैफिक अगर है तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटीड सर्विसेज उनको चाहिए, और ये क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटीड फॉर्म में उनको कौन प्रोवाइड कर सकता है? दिस कैटेगरी ऑफ प्रोटोकॉल. सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट सच रियल टाइम ट्रैफिक, certain protocols have mechanisms for reserving bandwidth in advance. अब किस तरह इस क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम गारंटीड कर सकते हैं, किस तरह रियल टाइम ट्रैफिक को हम मैनेज कर सकते हैं? दैट इज़ पॉसिबल बाय मेकिंग रिजर्वेशन. कुछ बैंडविथ को हम एडवांस में रिज़र्व कर लेते हैं और इस रिज़र्व बैंडविथ को फिर आप जो है टाइम सेंसिटिव ट्रैफिक सेशंस के लिए या सिनारियोस के लिए या ट्रैफिक के लिए या डेटा के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं. चूँकि ये कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स भी हैं, तो यहाँ पे जो कंटेंशन बेस्ड का मैकेनिज्म है इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द रिसोर्स रिजर्वेशन फेज. यानी आपको चैनल यूज़ करना है. फॉर एक्सेसिंग द चैनल यू हैव टू compete with the neighbor nodes. जैसे ही आपको बैंडविथ रिजर्व हो जाए, आपको एक्सेस मिल जाए, then the node will get exclusive access to the reserve bandwidth. अब जब आपको exclusive access मिल गया तो आप quality of service को support कर सकते हैं. You can provide the quality of services to the real time traffic because now you have the exclusive access to the channel और टू द बैंडविड्थ, वो आपको अवेलेबल है. इस कैटेगरी में भी हमारे पास फिर फर्दर टू सब कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट वन इज सिंक्रोनियस वाइल द सेकेंड वन इज एसिंक्रोनियस प्रोटोकॉल्स. सिंक्रोनियस प्रोटोकॉल्स जिस तरह नाम से जाहिर है सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. एंड सिंक्रोनाइजेशन इज इन द सेंस के जो नोड्स के जो क्लॉक्स हैं या जो टाइमिंग के जो मैकेनिज्म है अमंग ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क, उनको आपने हाईली सिंक्रोनाइज रखना होगा. किस लिए? ताकि जो रिजर्वेशन के जो मैकेनिज्म हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए यू विल हैव टू रिजर्व द बैंडविड्थ.
और उस बैंडविड्थ को रिजर्व करने के लिए यू मस्ट हैव टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक्स ऑफ ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क। क्यों? ताकि जो नोड्स हैं, नेबरहुड्स के नोड्स हैं, उनको पता चल जाए कि ये जो बैंडविड्थ रिजर्व किया गया है ये कितने टाइम के लिए किया गया है। So global time synchronization is generally difficult to achieve. So there is a challenge in this subcategory of protocol कि आप किस तरह synchronization को achieve करते हैं, because that is a difficult task. और synchronization की एग्जांपल एक ये हो सकती है कि कोई प्रोफेसर है और उसने जो है एक स्केड्यूल बनाया है और टाइम स्लॉट्स रखे हैं, तो वो प्रोफेसर बड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर आप एक सेकंड भी उस टाइम से आगे पीछे हो जाए तो वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसके साथ मिलें। सो उस केस में आप क्या करते हैं, आप अपने क्लॉक्स को प्रोफेसर के क्लॉक्स के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि अगर एक सेकंड तो नहीं, अगर एक मिनट भी आप आगे पीछे हो गए तो प्रोफेसर आपको टाइम नहीं देगा। सो दैट इज़ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द क्लॉक्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाइल ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड कैटेगरी सब कैटेगरी है एसिंक्रोनियस प्रोटोकॉल्स की, वहाँ पे वी और द नोड्स डू नॉट रिक्वायर एनी ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन। वहाँ पे हम रिलेटिव टाइम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। 5-10 मिनट आगे पीछे आप लेट भी आ जाए तो खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो दे यूज़ एक्चुअली रिलेटिव टाइम इंफॉर्मेशन। लेकिन दोनों में आपको पता है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सिंक्रोनियस प्रोटोकॉल की हाई होगी, ठीक है। Our third category of the protocols for the MAC layer is called the contention based but with scheduling mechanism. इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, दे एक्चुअली फोकस ऑन टू थिंग्स। एक चीज़ जो है वो scheduling of the packets हैं at the nodes, while the second thing is scheduling of the nodes for accessing the channel. यानी आपने इनकमिंग पैकेट्स को भी स्केड्यूल करना है एट डिफरेंट नोड्स, और आपने नोड्स को भी स्केड्यूल करना है फॉर एक्सेसिंग द चैनल। नोड स्केड्यूलिंग फॉर एक्सेसिंग द चैनल दैट इज़ डन इन अ मैनर कि जितने भी नोड्स हैं उनको आप फेयरली इक्वली ट्रीट कर सकें। किसी को किसी पे प्रायोरिटी डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, नो नोड, ठीक है। ये जो स्केड्यूलिंग बेस्ड स्कीम्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर इन्फोर्सिंग डिफरेंट पॉलिसीज़, और वो पॉलिसीज़ डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं एमंग डिफरेंट फ्लोज। कि किसी नोड में आप 2 क्यूज़ रख लें, फॉर एग्जांपल प्रायोरिटीज़, आप क्या कर रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं प्रायोरिटीज़ को बाय यूजिंग द स्केड्यूलिंग स्कीम्स। 2 क्यूज़ रख ले, एक क्यू नॉर्मल ट्रैफिक के लिए एंड द सेकंड क्यू इज़ फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। अब आप रियल टाइम ट्रैफिक वाली क्यू की प्रायोरिटी को हाई करें कि अगर उस क्यू में डेटा है तो नॉर्मल क्यू से आप डेटा पैकेट्स को इन क्यू नहीं करेंगे, डी क्यू नहीं करेंगे, वहाँ से आप डेटा को जो है वो नहीं लेंगे। जब आपके पास जो हाई प्रायोरिटी है, जो रियल टाइम क्यू है, जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता आप जो है नॉर्मल क्यू को से जो है डेटा नहीं ले सकते। जब आपके पास रियल टाइम की जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाए तो फिर आप नॉर्मल पैकेट्स वाले क्यू से जो है वो पैकेट्स ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फोर्स कर रहे हैं प्रायोरिटीज़ को, हम स्केड्यूल कर रहे हैं ट्रैफिक फ्लोज को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रायोरिटीज़, कि अगर रियल टाइम ट्रैफिक है तो उसकी प्रायोरिटी हाई है, अगर हमारे पास नॉर्मल ट्रैफिक है तो उसकी प्रायोरिटी कम है। बट दैट इज़ नॉट द ओनली पॉसिबल, आप दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी को कंसिडर करें, जिस नोड की बैटरी कम है उसको उसके ट्रैफिक को हाई प्रायोरिटी पे रखें, उसको जल्दी जो है वो चैनल एक्सेस दे दें रिमेनिंग बैटरी, क्योंकि अगर आप उसको कंटेंशन के प्रोसेस में रखेंगे तो उसकी बैटरी ज़्यादा यूटिलाइज होंगी, वो जल्दी जो है वो नेटवर्क को लीव कर देगा, वो नोड जो है वो मर जाएगा। एंड फाइनली वी हैव द अदर प्रोटोकॉल्स, कि अगर कोई प्रोटोकॉल इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा तो उनको हम अदर प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में रख देते हैं। सो बेस्ड ऑन आवर क्लासिफिकेशन हमने एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया: कंटेंशन बेस्ड,
contention based with reservation, contention based with scheduling and other protocols. फिर हमने contention based protocol को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया. सेंडर इनिशिएट कर सकता है या रिसीवर, और अगर सेंडर इनिशिएटेड है सो फर्दर 2 सब कैटेगरीज, सिंगल चैनल या मल्टी चैनल. जो कंटेंशन बेस्ड रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो या तो सिंक्रोनियस होंगे या एसिंक्रोनियस होंगे. एंड द फाइनल 2 कैटेगरीज आर कंटेंशन बेस्ड विद scheduling mechanism and other protocols. Now it's time to start our journey to the protocols themselves. जो पहला प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं माका, MACA, स्टैंड फॉर मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस. इसको आप मासा भी कह सकते हैं. मासा एक्चुअली पोर्तुगीज़ में एप्पल को कहते हैं. सो माका इज़ द प्रोटोकॉल नेम. इस प्रोटोकॉल को प्रपोज किया गया था इन 1990 एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय कर्न. इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो बेस है CSMA प्रोटोकॉल पे, मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल. It is actually an alternative solution of the issues arise in the traditional carrier sense multiple access protocol. वो issues क्या थी? If you remember, traditional MAC carrier sense protocol में hidden node problem और exposed node problem वो exist करते हैं. तो उन issues को solve करने के लिए we feels the need of a new alternative protocol, and that is the answer. Maca is the answer to these problems. इसका जो mechanism है वो थोड़ा सा different है for accessing the channel. Maca जो है वो traditional protocol की तरह carrier sensing mechanism को use नहीं करता for channel access. Let me give you a brief overview of the CSMA protocol, Carrier Sense Multiple Access Protocol. चूँकि ये जो माका जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, this is actually an alternative to the CSMA protocol. और CSMA protocol was used in wired network. वो डिज़ाइन किया गया है वायर्ड नेटवर्क के लिए. CSMA प्रोटोकॉल में सेंडर जब भी डेटा सेंड करता है तो डेटा को सेंड करने से पहले इट सेंस द चैनल फॉर द कैरियर सिग्नल कि कोई और तो इस टाइम पे चैनल को यूज़ नहीं कर रहा. अगर कोई और चैनल को यूज़ कर रहा है, कैरियर इज़ प्रेजेंट, सिग्नल है, चैनल बिजी है, तो ये क्या करेगा, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी ट्रांसमिशन को डिफ़र करेगा, पोस्टपोन करेगा. और अगर चैनल अवेलेबल है तो CSMA अपने डेटा को ट्रांसमिट करेगा, पैकेट को ट्रांसमिट करेगा. ये जो सेंसिंग का प्रोसेस है इन द CSMA प्रोटोकॉल, इट अकर्स ओनली एट द ट्रांसमीटर. तो इसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम कहाँ पे अकर होता है, रिसीवर पे, तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता. और नॉर्मल मोबाइल एड-हॉक नेटवर्क सिनारियोस में जो आपके ट्रांसमीटर, जो आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर है, वो ज़रूरी तो नहीं कि एक दूसरे के करीब हो और वो एक दूसरे को सेंस कर सकें. मींस वहाँ पे पैकेट कोलिजन्स के चांसेस हैं एट द रिसीवर, वहाँ पे हिडन नोड्स के प्रॉब्लम अकर हो सकते हैं. तो वहाँ पे आप CSMA को इन इट्स करंट स्टेट यूज़ नहीं कर सकते, करेंगे सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. और इसके अलावा एक्सपोज नोड टर्मिनल का प्रॉब्लम भी आ सकता है. तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो माका जो मैकेनिज़्म यूज़ करता है, जो टेक्निक वो यूज़ करता है, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट. It make use of 2 additional signaling packets, 2 small packets, control packets. एक को हम कहते हैं RTS, एक को हम कहते हैं CTS. RTS stands for request to send, CTS stands for clear to send. वो नोड जो कि किसी पैकेट को ट्रांसमिट करने जा रहा है,
पैकेट को ट्रांसमिट करने से पहले इट विल सेंड अ स्पेशल पैकेट, सिग्नलिंग पैकेट, कंट्रोल पैकेट, जिसको हम कहते हैं आरटीएस पैकेट। जो रिसीवर नोड है, जैसे ही उसको आरटीएस पैकेट मिल जाए, अगर ये रिसीवर रेडी है टू रिसीव द डेटा पैकेट, तो ये एक्नॉलेज करेगा इस रेसिप्ट को विद द हेल्प ऑफ अनदर सिग्नलिंग पैकेट, जिसको हम कहते हैं CTS, क्लियर टू सेंड, हे आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर डेटा, प्लीज गो अहेड। दिस इज लाइक एन एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही सेंडर को CTS पैकेट मिल जाए विदाउट एनी एरर, इट विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट। इस पूरे प्रोसेस को इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। वी हैव अ सेंडर, वी हैव अ रिसीवर एंड वी हैव टू नेबर। ये नेबर सेंडर का है और ये नेबर रिसीवर का है, ठीक है। सो सेंडर वांट टू सेंड डेटा टू रिसीवर, लेकिन डेटा को सेंड करने से पहले वी नीड टू सेंड आरटीएस। आरटीएस ब्रॉडकास्ट है, तो रिसीवर के साथ ये इस नेबर को भी मिलेगा। जैसे ही रिसीवर को आरटीएस मिला, रिसीवर रेडी है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, इट विल एक्नॉलेज, और ये क्या करेगा, CTS पैकेट को सेंड करेगा। तो CTS सेंडर को भी मिलेगा और साथ में इसके नेबरहुड में जो नोड है उसको भी CTS मिल जाएगा। अब जैसे ही सेंडर को CTS एरर फ्री कंडीशन में मिला, इट विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा। सो डेटा रिसीवर को भी मिल रहा है, नेबर को भी मिल रहा है, नेबर उसको इग्नोर कर रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर द नेबर, और रिसीवर को डेटा मिल रहा है। ओके, अब फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें, अगर कोई पैकेट जो कि ट्रांसमिट करता है कोई नोड, वो रास्ते में कहीं पे लॉस कर जाए, तो ये नोड क्या करेगा, इट विल यूज BEB एल्गोरिथम, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम। एक्सपोनेंशियल मीन के फ्रॉम एक दफ़ा अगर ये 1 है तो फिर 2 होगा, फिर 4, ये बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली, ये जो डिले है ट्रांसमिटिंग द पैकेट। सो BEB एल्गोरिथम को ये यूज़ करेगा टू डिफर इट्स ट्रांसमिशन बिफोर रिट्राइंग टू एक्सेस और टू सेंड द पैकेट अगेन। इस BIP मैकेनिज्म में जब कोई कोलिजन डिटेक्ट हो जाए, राइट, बाय यूजिंग द BIP एल्गोरिथम कोई कोलिजन डिटेक्ट हो गई, नाउ इट्स टाइम टू डिफर द ट्रांसमिशन अगेन। लेकिन इस दफ़ा नोड क्या करेगा, अपने बैक ऑफ विंडो को डबल करेगा। उसको पता चल गया कि कंजेशन है या किसी वजह से पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, सो इट्स बेटर टू बैक ऑफ टू चेंज द साइज ऑफ द बैक ऑफ विंडो, तो वो उसको डबल कर देगा, ज़्यादा वेट करेगा बिफोर ट्रांसमिटिंग द पैकेट। नेबर्स के जो नोड्स हैं नियर द सेंडर, इन दिस केस वी हैव अ नेबर हियर, ये जो नोड है इसको आरटीएस पैकेट मिल जाता है। जैसे ही इसको आरटीएस पैकेट मिल जाए, ये क्या करेगा, डू नॉट ट्रांसमिट फॉर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करेगा, अब ये ट्रांसमिशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि चैनल बिजी है, सेंडर इसको यूज़ कर रहा है। सो ये क्या करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा, और इसकी ट्रांसमिशन अगर नहीं है नेबरहुड की, सो इट विल अलाउ द सेंडर टू रिसीव द क्लियर टू सेंड पैकेट। ये जो पैकेट्स हैं CTS और RTS, ये दोनों पैकेट्स दे कैन कैरी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। उस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द डेटा पैकेट भी शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बताना होगा रिसीवर को कि आपका डेटा कितना है और कितने टाइम में आप इस डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड, दैट इज़ पार्ट ऑफ द CTS एंड RTS पैकेट्स। अगर हम रिसीवर के नेबर की बात करें, तो जो नोड रिसीवर के नेबरहुड में है, जैसे ही उसको CTS पैकेट मिलता है, ये भी अपनी ट्रांसमिशन को क्या करेगा, डिफ़र करेगा। कब तक, जब तक रिसीवर को डेटा पैकेट मिल नहीं जाता। अब अगर आप इस सिनारियो पे सोचें, तो इस सिनारियो से हमें यह अंदाज़ा लगता है कि इस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए हम हिडन नोड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह कर सकते हैं, RTS और CTS के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस नेबरहुड, इस नेबर को इट इज़ नॉट इन द रेंज ऑफ द सेंडर, तो हो सकता है कि जब ये डेटा सेंड कर रहा हो रिसीवर को, इस टाइम पे अगर ये CTS मैकेनिज्म ना होता तो ये नेबरहुड भी डेटा सेंड कर देता और कोलिजन अगर हो जाती है एट द रिसीवर। लेकिन इस CTS की वजह से नेबरहुड अपनी ट्रांसमिशन को डिफ़र करेगा
और रिसीवर साइड पे कोलिजन अगर नहीं होगी। ठीक है, सो वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हिडन नोड हेयर। इसी तरह जो नोड रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट रिसीव कर रहा है जो कि सेंडर के नेबरहुड में है, वो अपनी ट्रांसमिशन को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफ़र तो करेगा, लेकिन कब तक, जब तक सेंडर को CTS नहीं मिल जाता। अगर CTS सेंडर को नहीं मिलता तो जो नेबरहुड का नोड है वो अपनी ट्रांसमिशन जो है वो जारी रख सकता है। तो इसका मतलब है कि हम एक्सपोज नोड टर्मिनल को भी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग माका, क्योंकि प्रीवियस सिनारियोज में अगर आप किसी और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक्सपोज नोड का प्रॉब्लम अगर हो सकता है, यहाँ पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ इफ़ेक्टिव, क्योंकि जो RTS और CTS पैकेट्स हैं दे आर शॉर्टर इन साइज़, शॉर्टर, उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो कैरी करते हैं वो डेटा के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो अव्वल तो वहाँ पे कोलिजन के चांसेस नहीं हैं, लेकिन अगर कोलिजन है भी तो उसका एंड इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि डेटा के पैकेट्स कोलाइड करने के बाद होता है। सो दे आर लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू कोलिजन अमॉन्ग द लॉन्गर डेटा पैकेट्स। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि हिडन और एक्सपोज नोड के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। इस सिनारियो में आप देख सकेंगे कि जो हिडन नोड प्रॉब्लम है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द कंट्रोल पैकेट्स और बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द कंट्रोल इन द डाटा पैकेट्स। सो अगर आपसे पूछा जाए कि माका कम्प्लीटली वो हिडन और एक्सपोज नोड टर्मिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सो दैट इज़ रॉन्ग। कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करता, स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ कोलिजन, एंड हियर इज़ वन एग्जांपल। यहाँ पे आप देखें वी हैव 5 nodes four nodes A, B, C and D, and we have 5 times instances of time 0 up to 4. What happens here? Let us consider an example. Node A wants to communicate with node B. कम्युनिकेशन, डेटा को सेंड करने से पहले ये क्या करेगा, RTS रेडी टू रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट सेंड करेगा। जैसे ही रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट B को मिलता है, B क्या करेगा, B इज़ रेडी, वो क्लियर टू सेंड पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, सो B सेंड CTS एट टाइम T1। अब ये CTS A को भी मिलेगा और ये CTS उसके नेबर C को भी मिलेगा, राइट। ओके, नाउ एट टाइम 2 जैसे ही A को ग्रीन सिग्नल मिल गया फ्रॉम B इन द फॉर्म ऑफ ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा एट टाइम T2, while at the same time यहाँ पे नोड C पे कोलिजन अकर होगी। क्यों अकर होगी? बिकॉज B एंड D दे आर नॉट इन द रेंज ऑफ ईच अदर। तो B जब CTS सेंड करता है तो वो CTS C को भी मिलता है, और एट द सेम टाइम T2 नोड D वांट्स टू सेंड डेटा टू नोड C, तो डेटा को सेंड करने से पहले वो RTS पैकेट सेंड करता है और वो RTS पैकेट जो है वो C के साथ कोलाइड कर जाता है। सो हियर वी हैव अ कोलिजन बिटवीन 2 पैकेट्स एट C and the packets are CTS, RTS, both are the control packets. So यहाँ पे collision possible है। Why this collision happens? Because D को जो है वो knowledge नहीं है कि C के साथ जो है वो B को है, B जो है वो communicate कर रहा है, उसको उसकी तरफ से कोई पैकेट मिल रहा है। अब यहाँ पे कोलिजन अगर होगी तो RTS का जो पैकेट है वो लॉस कर जाएगा। अब D क्या करेगा, दोबारा RTS के पैकेट को सेंड करेगा। अब एट टाइम T2 D again submit another RTS packet, and the packet जैसे ही वो C को रिसीव होता है तो C is ready for accepting the data from D, तो वो CTS पैकेट सेंड करेगा। CTS D को तो मिलेगा ही, साथ में उसके नेबरहुड B को भी मिलेगा। बट एट द सेम टाइम B was receiving data from node A,
लेकिन चूंकि नोड CA के रेंज में नहीं है और चूंकि वहाँ पे CTS पैकेट भी कोलाइड कर गया था, तो नोड C वाज नॉट अवेयर कि B के साथ पहले से कोई नोड कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, CTS को सेंड करेगा और यहाँ पे कोलिजन अगर होगी, एंड दिस टाइम द कोलिजन इज़ बिटवीन CTS एंड द डेटा पैकेट। सो यहाँ पे आपका डेटा भी लॉस कर जाएगा। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि आप ऑलवेज हिडन नोड प्रॉब्लम को या एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ माका। Another disadvantage of Maka is that it does not provide any acknowledgement of data transmission at the data link layer. तो अगर आपको acknowledgement चाहिए तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज को यूज़ करेंगे, और जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज को यूज़ करते हैं फॉर रीट्रांसमिशन तो आपका डिले जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज़ अनदर ड्रॉबैक ऑफ माका प्रोटोकॉल। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ मैक लेयर, जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। इसी इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉर द मैक लेयर वी विल कंटिन्यू देम इन द नेक्स्ट वीक। सो दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर। होप यू विल एंजॉय the lecture while you are going through the contents. Next week we will meet again with the same lecture but with different MAC layer protocols. तब तक के लिए